डियर दुराठी जी, अब तो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू बोल ही दीजिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ध्रुव राठी को ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के बीच रूसी सेना में शामिल भारतीयों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। यूक्रेन से जंग में रूसी सेना में तैनात भारतीय सैनिक अब अपने देश वापस लौट पाएंगे। रूसी सेना में तैनात भारतीय सैनिकों की स्वदेश वापसी का ये बड़ा फैसला मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में शामिल करने की अनाउंसमेंट अपने मैनिफेस्टो में कर सकती है। कान खोल कर सुन लो, आज मैं महाप्रभु की भूमि पर कहकर जाता हूँ, पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, जान दे देंगे इसके लिए। POK has never been out of this country, it is part of this country. There is a resolution, I remind you, there is a resolution of the Indian Parliament that POK is very much a part of India. एक तरफ बीजेपी मिनिस्टर प्रताप राव जाधव ने कहा कि ऐसा संभव हो जाता अगर एनडीए लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो दोस्तों, अब भारत के लिए ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में भारत को पाकिस्तान और चीन से दो मोर्चों पर लड़ना होगा। लेकिन अब आप सोचिए, अगर एनडीए 400 सीटें जीतती तो क्या पीओके को भारत में शामिल करना संभव हो सकता था? और पीएम मोदी ने रशियन मिलिट्री में फंसे भारतीय युवाओं की देश लौटने की उम्मीद कैसे बढ़ा दी है? आपको इसका जवाब वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। और वो कौन सी बातें हैं जिनके लिए ध्रुव राठी को पीएम मोदी से थैंक यू बोल ही देना चाहिए? तो देखिए, कुछ महीने पहले खबर आई थी कि रूस यूक्रेन में रशियन आर्मी के साथ इंडियंस भी शामिल हैं। ये सभी लाखों रुपए कमाने के मकसद से रूस गए थे, लेकिन युद्ध के मैदान में फंस गए। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर। वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पे बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। वो यही कह रहे हैं, लेकिन अभी आपको जाना ही पड़ेगा बोल के बोल रहे हैं। जयशंकर सर से और पीएम मोदी सर से हमारी गुजारिश है कि हमको जल्द से जल्द इधर से बाहर निकालें। बात यह है कि इन भारतीयों को रूस अब भारत वापस भेजने के लिए तैयार हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने मॉस्को यात्रा के दौरान एक प्राइवेट मुलाकात में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने यह मुद्दा उठाया था। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने पुतिन के साथ डिनर के दौरान भारतीय सैनिकों का मुद्दा उठाया था और राष्ट्रपति पुतिन ने भी पीएम मोदी की बात मान ली। अब पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात के बाद भारतीय युवाओं के देश लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से ज़्यादा भारतीयों को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मजबूर किया गया। इनमें से 4 भारतीय जंग में गोली लगने या मिसाइल हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में भी उठ रहा होगा कि इन भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में कैसे शामिल किया गया और उनकी वापसी कैसे होगी? तो देखिए, भारतीय नागरिकों को रूस भेजने का काम एजेंट्स के जरिए किया जाता है। इन एजेंट्स में से सबसे प्रमुख बाबा ब्लॉग नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाला फैजल खान है। इस एजेंट्स ने रूस में कैद युवाओं से 3 लाख रुपए लेकर हर महीने 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की जॉब दिलाने का वादा किया था। फैजल के अलावा राजस्थान का मोई, तमिलनाडु का पलनीसामी, रमेश कुमार और पूजा इस नेटवर्क का हिस्सा है। ये लोग वीडियो के जरिए बेरोजगार लोगों तक पहुंच बनाते हैं। कॉन्सेप्ट समझते के आर्मी के अंदर काम, भाई तुम लोगों को कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई यहाँ पर आके तुम लोगों को तोप नहीं चलाने का, फायरिंग नहीं करने का, बॉर्डर पे नहीं खड़े होने का। एक सिंपल सी सिचुएशन समझो कि भाई ये कंट्री के अंदर 1000 आर्मी, अभी यहाँ पर मारामारी वॉर वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। 9 नवंबर 2023 को 3 लोग चेन्नई से शारजहां भेजे गए। वहां से 12 नवंबर को इन्हें रूस की राजधानी मॉस्को ले जाया गया। इसी तरह फैजल खान के लोगों ने 13 भारतीयों को रूस पहुंचाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में नौकरी करने गए कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। इनमें हैदराबाद के मोहम्मद अफसान, तेलंगाना के सूफियान, उत्तर प्रदेश के अरबान अहमद, कश्मीर से जहूर अहमद, गुजरात के हेमी और कर्नाटक के सैयद हुसैन, समीर अहमद और अब्दुल नईम हैं।
इन सभी से कहा गया था कि उन्हें हेल्पर का काम करना होगा, ना कि सेना में सैनिकों की तरह युद्ध लड़ना होगा। जो वीडियो में बताया गया था और जो ट्रेनिंग दिए थे ये लोग बाबा ब्लॉग्स वाले, पूरा वही था कि आपको जंग पे नहीं जाना है, सिर्फ आपको हेल्पर और सिक्योरिटी की जॉब है मॉस्को में। इन भारतीयों के घर वालों का कहना है कि रूस पहुंचने के बाद सभी को कुछ दिन की ट्रेनिंग दी गई और फिर 24 दिसंबर 2023 को रूसी सेना में शामिल कर लिया गया। नहीं, उसको खुद नहीं पता था वो वॉर में इन्वॉल्वमेंटेबल के, उसको तो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग बोल के लेके गया ना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, हर 15 डेज को एक ट्रेनिंग कैंप चेंज होता था। जब ये लास्ट ट्रेनिंग कैंप के चेंज हुआ बोल के डायरेक्ट उन लोग यूक्रेन लेके चले गए थे। उसके लिए वो लोग 3-3 लाख रुपए चार्ज किए थे। जब बात हो रही थी तो वो लोग पूरा इतना ब्रेन वॉश कर दिया। 5 जुलाई को भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा था कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से लड़ने वाले भारतीय नागरिकों की जल्द रिहाई के प्रयास किए जा रहे हैं। 10 नागरिकों को भारत वापस लाया जा चुका है। हालांकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के करीब 200 नागरिक रूसी सेना में सिक्योरिटी स्टाफ के तौर पर भर्ती किए गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो 8 जुलाई को इनफॉर्मल मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सामने रूसी सेना में काम कर रहे भारतीयों के रिहाई का मुद्दा उठाया था। तो ये पहली बात रही जिसके लिए ध्रुव राठी को पीएम मोदी से थैंक यू बोलना चाहिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट्स पर। दोस्तों, आप सभी ने इंडिया का मैप तो देखा होगा। क्या यह ऐसा दिखता है? नहीं, इंडिया का असली मैप ऐसा दिखता है। इसके पीछे की असली वजह क्या है, आइए जानते हैं। आपने खबरों में कई बार सुना होगा या फिर देखा होगा कि मोदी सरकार के कई दिग्गज मंत्री पीओके पर बयान दे चुके हैं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में पीओके को वापस लेने का दावा कर सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के पास पीओके को वापस लाने का पुख्ता प्लान क्या है और 1846 से अब तक जम्मू कश्मीर का पूरा विवाद क्या है। कहानी की शुरुआत होती है राजा गुलाब सिंह से, जब फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद 16 मार्च 1846 को ईस्ट इंडिया कंपनी से हुए अमृतसर समझौते के तहत कुछ जम्मू और कश्मीर रियासत के राजा बने। इसके बाद अंग्रेजों से 75 लाख नानकशाही रुपए में राजा गुलाब सिंह ने कश्मीर घाटी और लद्दाख खरीदकर अपने राज्य में मिला लिया। इसके करीब 79 साल बाद 1925 में डोगरा वंश के हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के राजा बने। इसी बीच चीन जम्मू कश्मीर के कई हिस्से को अपना कहने लगा। 1914 के बाद कश्मीर रियासत का हुंजा और 1937 तक रस्कम घाटी समेत बड़े हिस्से पर चीन ने अपना दावा ठोक दिया। यानी आज़ादी से पहले ही कश्मीर रियासत का बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में जा चुका था। इधर अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत 2 टुकड़ों में बंटकर भारत आज़ाद हुआ। देश में मौजूद 570 रियासतों को अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में से किसी भी देश में शामिल होने या आज़ाद रहने का अधिकार मिला। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर रियासत को आज़ाद रखने का फैसला किया। इतिहासकारों के अनुसार पाकिस्तान महाराजा हरि सिंह पर लगातार दबाव बनाता रहा था, लेकिन जब वो नहीं माने तो उसने 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों की मदद से कश्मीर पर हमला बोल दिया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन गुलमर्ग। पाकिस्तान ने हमले वाले दिन ही मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लिया और अगले 4 दिनों में कबायलियों ने उरी और बारामूला पर भी अपना झंडा गाड़ दिया। इतिहासकारों के मुताबिक इस हमले में बारामूला में करीब 11,000 लोगों की हत्या की गई। हिंसा के इस मंजर के बीच महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। पाकिस्तान ने इस विलय को मानने से इनकार कर दिया और 1948 में अपनी सेनाएं भेजकर जंग छेड़ दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया। संयुक्त राष्ट्र ने 1 जनवरी 1949 को युद्ध रोकने के लिए संघर्ष विराम और कश्मीर में दोनों देशों के बीच सीमा रेखा LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की अनाउंसमेंट कर दी। उस वक्त जितने हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया उसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी POK कहा गया।
1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने गिलगित और बाल्टिस्तान को पीओके से अलग किया और बाकी हिस्से को आज़ाद कश्मीर नाम दिया। इस समय जम्मू कश्मीर 7 हिस्सों में बटा हुआ है। इसे मैप के जरिए समझते हैं। ये है भारत के हिस्से वाला जम्मू कश्मीर। दूसरा हिस्सा 1947 के बंटवारे से पहले अंग्रेजों ने चीन को दिया। ये पाकिस्तान के कब्जे वाला गिलगित और बाल्टिस्तान है। ये है पीओके, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। ये हिस्सा 1963 में पाकिस्तान ने चीन को दिया। जम्मू कश्मीर के इस भाग पर 1962 की जंग के बाद चीन ने कब्जा किया। 7वां और आखिरी हिस्सा है सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत के हिस्से में है। यानी कि इन 7 हिस्सों में से सिर्फ 2 हिस्सों पर ही भारत का कब्जा है। दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 विधेयकों के जरिए जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटें पीओके के लिए आरक्षित कर दी। सरकार ने ऐसा करके बहुत बड़ा संदेश दिया है। तो यह रही दूसरी बात, जिसके लिए ध्रुव राठी को पीएम मोदी से थैंक यू बोल देना चाहिए। अब सवाल उठता है कि पीओके को अगर बीजेपी अपने विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में शामिल करती है तो इसके क्या मायने होंगे। इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स रशीद किदवई कहते हैं, पीओके को घोषणा पत्र में शामिल कर बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि पार्टी मजबूती से अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। हो सकता है इससे जम्मू में बीजेपी को वोट भी मिल जाएं, लेकिन कश्मीर में इसका ज्यादा असर नहीं होने वाला है। कई एक्सपर्ट्स पीओके को मैनिफेस्टो में शामिल करने को सिर्फ राजनीतिक जुमला बताती है, लेकिन क्या पीओके को भारत में मिलाना संभव है? इस पर डिफेंस एक्सपर्ट जीएस सोढ़ी कहते हैं, पीओके को दोबारा से भारत में मिलाना बेहद मुश्किल है। पीओके को वापस लेने की स्थिति में चीन भारत पर हमला कर सकता है, क्योंकि पिछले करीब 15 सालों से उसने पीओके पर काफी इन्वेस्ट किया है। पीओके में अब डेमोग्राफिक चेंज आ चुके हैं और पाक की सेना पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अगर पीओके भारत में शामिल हुआ तो जमीनी तौर पर पाकिस्तान का चीन से कनेक्शन कट जाएगा। हालांकि पीओके को वापस लेने के लिए भारत को पाकिस्तान और चीन से 2 मोर्चों पर लड़ना होगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फिलहाल भारत के लिए ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी पीओके को वापस लेने में सफल हो पाएगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, आप सब तो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक तो नहीं करते। आपका भाई इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।